नमस्कार। आज हम भारत के संविधान के भाग 1 को पढ़ेंगे, जिसमें भाग 1 जिसका नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संविधान के भाग का क्या नाम है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संविधान के भाग 1 में हम अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या है? भाग 1 है। इसी को हम देखते हैं। तो हम देखेंगे अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में बताया गया है, भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत shall be union of states। ठीक है। तो इसमें बताया गया है, इससे हमें 2 बातों की जानकारी प्राप्त होती है। कौन कौन सी? एक तो हमें भारत के नाम का पता चलता है। नाम क्या है? भारत या इंडिया। दूसरी, शासन पद्धति के बारे में पता चलता है। शासन पद्धति, यानी भारत में शासन पद्धति कैसी होगी? तो संघीय प्रकार की। संघ कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है भारत को। तो इसके पीछे देखते हैं, जो संघ कहा गया है, संघ को हम थोड़ा देख लेते हैं कैसे होते हैं संघ। पहला होता है आपका कन्फेडरल, यानी कि परिसंघ। दूसरा होता है आपका फेडरल, यानी कि संघ। इसको हिंदी में हम संघ कहते हैं। और तीसरा है आपका यूनियन। इसको भी क्या कहते हैं? इसको भी संघ कहते हैं। ठीक है। परिसंघ, संघ और संघ, यूनियन, फेडरल और कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन में क्या होता है कि जो अनेक छोटे छोटे राज्य होते हैं, वह आपस में मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियों को लेकर केंद्र को दे देते हैं, और केंद्र से एक देश का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है कि यह बहुत कमजोर होता है, बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। क्यों कमजोर होता है? क्योंकि ये जो राज्य होते हैं, यह इस जो परिसंघ बना है, इससे कभी भी निकल सकते हैं। जैसे सुबह शामिल हुए, शामिल होने का मन हुआ तो शामिल हो गए, शाम को मन हुआ कि निकल जाएं तो निकल गए। तो यह बहुत कम, और वर्तमान में इसके बहुत कम एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। दूसरा होता है संघ। इसको क्या बोलते हैं? फेडरल। जैसे अमेरिका है। जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो अमेरिका के 13 राज्यों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत अमेरिका का गठन हुआ, अमेरिका का निर्माण हुआ। इन्होंने क्या किया 13 राज्यों ने कि जो अपने जो महत्वपूर्ण जो शक्तियां थी, जैसे कि विदेशिक मामले थे, कम्युनिकेशन था आदि, तो इन मामलों को क्या किया? संघ को दे दिया कि आप इनको देखें और हम अपने राज्यों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। यानी जो अमेरिका में जो राज्य हैं वो पूर्ण रूप उनका, जैसे अमेरिका के अगर राज्यों की बात करें हम, राज्य, तो इनका एक अलग फ्लैग है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन है,
ठीक है, अलग सिटीजनशिप है, राज्य की सिटीजनशिप है और प्लस केंद्र की भी सिटीजनशिप है। तो अमेरिकी जो राज्य हैं इन्होंने एक समझौता कर लिया कि आप हमारी तरफ से विदेशी संबंध बनाइए और हम पर आप शासन कीजिए, लेकिन जो हमारा झंडा भी अलग होगा, संविधान भी अलग होगा और नागरिकता भी अलग होगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो भारत जो अमेरिका है वह फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यहां पे इनके जो राज्य हैं इनको यह भी अलग हो सकते हैं। अगर इनके बीच समझौता टूटा तो अमेरिका भी टूट जाएगा। लेकिन जो परिसंघ है, परिसंघ का ही विकसित रूप क्या है? संघ, क्योंकि यह कभी भी अलग हो सकते हैं। लेकिन यह इनको अलग होने के लिए, अमेरिकी राज्यों को अलग होने के लिए समझौते को तोड़ना पड़ेगा। कभी कभी जो टेक्सास है वह कहता है कि नहीं हमको अलग होना है, अलग होना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको दबा देता है कि नहीं, अलग नहीं हो सकते तुम संघ में, उसमें अमेरिकी में शामिल रहोगे। इसके बाद हम देखें संघ। अब यहाँ पे देखिए, फेडरेशन इसको भी हिंदी में संघ कहते हैं और यूनियन इसको भी हिंदी में संघ कहते हैं। तो यूनियन, भारत में जो कहा कि भारत को संघ क्यों कहा गया, तो अंबेडकर ने इसके दो रीजन बताए कि जो राज्य हैं भारत में, राज्य इनको अलग होने का अधिकार, अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी अमेरिका के राज्य अलग हो सकते हैं, यहां पे भी अलग हो सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, यहां पे समझौते से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन भारत के जो राज्य हैं वह समझौते का परिणाम नहीं है कि अलग हो जाएं। क्यों? क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो किसी भी प्रकार की कोई मीटिंग आयोजित नहीं की गई थी कि राज्यों को बुलाया गया हो कि आप आइए हमसे समझौता कीजिए, हम आपके मामले ले रहे हैं, इसके बदले आप हमारे संघ में रहने के लिए राजी होइए। तो ऐसा कोई कुछ रीजन बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए भारतीय अलग नहीं हो सकते। यहाँ पे यही अंतर है कि अमेरिका में समझौते के तहत बंधे हुए हैं, यहाँ पर जब चाहे तब अलग हो सकते हैं और भारत के अलग नहीं हो सकते। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि भारत है एक कन्फेडरेशन या संघ या परिसंघ, संघ या संघ और यूनियन। तो यहाँ पे याद रखिए आपको संघ नहीं लगाना है, क्योंकि संघ की इंग्लिश में मीनिंग एक ही होती है। यूनियन को भी हिंदी में संघ कहते हैं और फेडरेशन को भी हिंदी में संघ कहते हैं। इसलिए आपको लगाना पड़ेगा यूनियन, इसमें यूनियन भी ऑप्शन होगा। आप यूनियन को चूज करेंगे कि भारत एक यूनियन है। अब भारत को यूनियन कहा क्यों गया, तो इसमें अंबेडकर ने 2 रीजन बताए। एक तो भारत राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है। और भारत से किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने का यानी इसमें अंबेडकर ने 2 रीजन बताए कि भारत राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, भारत से किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 2। अरे इसमें हाँ, आर्टिकल में 2 चीजें और हैं। इसमें बताया गया है, अनुच्छेद 1 के भाग 2 में बताया गया है कि जो भारत है, भारत में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसका वर्णन कहां पे किया गया है? इसका वर्णन किया गया है अनुसूची 1 में, शेड्यूल
वन में भारत में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसका वर्णन कहां पे है, अनुसूची 1 में है। अब भारत में कितनी अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, फिर इसका 1 का भाग 3 या सी कहता है, क्या कहता है इसमें कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे। तो इसमें होंगे राज्य स्टेट्स, ठीक है। दूसरे होंगे आपके संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी, और ऐसे क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा समय समय पर, जिनका अर्जन किया जाएगा वह भी इसमें शामिल होंगे। कौन कौन से, एक तो राज्य शामिल होंगे, दूसरे संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, और तीसरे जो भारत सरकार समय समय पर चाहे तो अर्जित कर सकती है। जैसे पाकिस्तान वो जो पीओके है वह ले, चीन के कुछ भागों पर कब्जा कर दे। हालांकि भारत के संविधान की ऐसी प्रकृति नहीं, भारत सरकार किसी देश के किसी क्षेत्र को छीने, लेकिन जो पीओके है वह तो भारत का ही पार्ट है, उसको तो कभी भी ले सकती है भारत। तो ये 3 चीजों के बारे में बताया गया है। अब यहां पे ये देखिए कि जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसकी जो सीमा है वह निश्चित है। इसमें हमको पता है कि 28 राज्य हैं, और जो यूनियन ऑफ टेरिटरीज हैं इसकी विस्तृत व्याख्या हो सकती है। क्यों? राज्य क्षेत्र, भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसकी विस्तृत व्याख्या कैसे हो सकती है, क्योंकि राज्य क्षेत्र में भारत ने अभी जो अर्जित नहीं किए गए हैं, जो क्षेत्र अर्जित नहीं किए हैं, उनको भी भारत अर्जित कर सकता है और भारत संघ में शामिल कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 2 में बताया गया कि संसद जैसा चाहे निर्बंधन करते हुए किसी शर्तों पे संसद किसी राज्य को संघ में शामिल कर सकती है या प्रवेश करा सकती है, प्रवेश करा सकती है, और नए राज्य की स्थापना कर सकती है, नए राज्य की स्थापना कर सकती है। नए राज्य की स्थापना कर सकती है। तो यानी कि इसमें समझिए संसद जैसा चाहे किसी राज्य को संघ में शामिल कर सकती है या प्रवेश करा सकती है और नए राज्य की स्थापना कर सकती है। समझ में आया? देखो इसको हम समझते हैं कि शामिल करना या प्रवेश करना, यानी कि जो वर्तमान में जो राज्य विद्यमान है, इनका मतलब जो बने हुए हैं उनको भारत संघ में शामिल कर सकती है। जैसे कि मान लो पीओके को ले लें हम, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है तो भारत का हिस्सा, क्योंकि भारत का जब आप मैप देखोगे तो पीओके को भारत का हिस्सा दर्शाया जाता है। लेकिन हम इसको मान ले के, या हम जो बलूचिस्तान वगैरह हैं, ठीक है, इनमें क्या है कि इनको भारत सरकार युद्ध के द्वारा या कैसे भी इनको भारत में मिला ले, और जब इनमें शामिल किया जाएगा तो यह किसके तहत शामिल किया जाएगा? अनुच्छेद 2 के तहत। अगर वहां पे जनसंख्या रहती है और भारत में मिला लिया जाए तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसकी एक और बात है, वह क्या है? इसमें दूसरी कहा गया कि नए राज्य की स्थापना कर सकती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान लो हिंद महासागर है, हिंद महासागर, यहां पे कोई आइलैंड है, यहां पे क्या है, किसी का अधिकार नहीं है,
किसी ने इसको अपना क्षेत्र घोषित नहीं किया है, जनसंख्या भी नहीं रहती यहाँ पे, पॉपुलेशन भी नहीं है, तो क्या है यहाँ पर भारत सरकार है, संसद है, वह यहाँ पर जनसंख्या को बसा देगी और यहाँ के जो क्षेत्र है इसको भारतीय राज्य का दर्जा दे देगी। ठीक है, ऐसे। तो यानी इसको जो पहले से विद्यमान है और नए राज्य की स्थापना जो पहले से स्थापित नहीं है, विद्यमान नहीं है, उनकी स्थापना कर सकती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद जिन शर्तों पर या निबंधन के द्वारा चाहे तो किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है, उसके क्षेत्र को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, इत्यादि बातें कही गई हैं। तो संसद किसी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। यानी कि संसद किसी राज्य का निर्माण भी कर सकती है और उसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य हों। मान लो कि मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक क्षेत्र है जिसको हम बुंदेलखंड कहते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश और ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। ये जो क्षेत्र है ये मान लो इसको कहते हैं बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड क्या है कि यूपी में भी है और एमपी में भी है। अब बुंदेलखंड में कभी कभी यह मांग उठती रहती है कि हमको एक अलग राज्य का दर्जा चाहिए। तो क्या है कि जो भारतीय संसद है वह साधारण विधेयक के तहत, साधारण बहुमत के तहत इनको एक अलग राज्य का गठन कर सके। 2 राज्यों का क्षेत्र है यह, इनको मिलाकर आपस में एक राज्य का निर्माण कर सकती है, या इसके क्षेत्र को हटा दे केवल इनके ही क्षेत्र का निर्माण कर दे। वो संसद के हाथ में, संसद क्या चाहती है। ठीक है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, माइनस कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन क्या 2 या 2 से मिलकर या किसी क्षेत्र को घटाकर बढ़ाकर किसी एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है और सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। यह संसद की शक्तियां, वो भी साधारण विधेयक से। अब इसमें जो है अनुच्छेद 3 के तहत जो राज्य का निर्माण किया जाता है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की ऐसा कोई विधेयक है संसद में साधारण बहुमत से पारित होगा, इसके लिए संविधान संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कोई विधेयक है, मान लो बुंदेलखंड का निर्माण करना है, तो क्या करेगी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति से कह देगी कि देखो बुंदेलखंड का निर्माण होना है, आप अपनी सहमति दीजिए। तो राष्ट्रपति को तो भाई साहब को देनी ही है, बाध्य है। तो इन्होंने सहमति दे दी, फिर ये क्या करेंगे, विधेयक को लेंगे, विधेयक को भेज देंगे राज्य विधानमंडल के पास, राज्य विधानमंडल के पास भेज देंगे। और राज्य विधानमंडल चाहे उसको यस कहे या फिर नो कहे,
राष्ट्रपति इसकी सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहेगा वही जो संसद चाहेगी, वही होगा जो संसद चाहेगी। अब जैसे देखते हैं 2014 में जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश में जो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ, तेलंगाना की मांग चल रही थी बहुत तेज कि नहीं तेलंगाना चाहिए, तेलंगाना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने क्या किया कि विधेयक भेज दिया, कहां पे, आंध्र प्रदेश की विधानसभा में। आंध्र प्रदेश की विधानसभा में इसका जमकर विरोध हुआ इस विधेयक का कि नहीं नहीं हम अलग नहीं होने देंगे, और दूसरा जो क्षेत्र था वह कह रहा नहीं हमको अलग होना है। तो उन्होंने मना किया, पास ही नहीं हो पाया आंध्र प्रदेश विधानसभा में। तो उन्होंने क्या किया कि संसद ने उसकी और समय सीमा भी निर्धारित करता है राष्ट्रपति की आपको इतने समय में देना है, फिर चाहे वो सही पॉजिटिव दे या नेगेटिव। तो उन्होंने क्या किया कि इसको पास कर दिया। संसद ने कहा कि नहीं आप चाहे मानो या ना मानो, संसद ने तेलंगाना का गठन कर दिया बस। अब इसके तहत 1960 में केस आया, बेरुवारी केस, आपने सुना होगा। बेरुवारी केस 1960। बेसिकली क्या था कि जो बेरुवारी था, बेरुवारी ये देखो, ये पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, और ये यहां पे था आपका बेरुवारी गांव। तो क्या था, बेरुवारी में जो जनसंख्या थी वह 90% कौन थी, मुस्लिम थी, मुस्लिम जनसंख्या थी। मुस्लिम जनसंख्या थी। अब क्या हुआ कि जब भारत और पाकिस्तान के मध्य बॉर्डर खींचा जा रहा था, सीमांकन किया जा रहा था, तो कौन थे सीमा आयोग के, कौन थे, साइरिल रेडक्लिफ। अब ये अंग्रेज थे, या भारत आए, और इनको कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी किसका, भारत प्लस पाकिस्तान, तब बांग्लादेश नहीं था याद रखिए, तब पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य जितनी जल्दी हो सके, शायद 2 महीने का समय, ऐसा कुछ पता नहीं, ऐसा कुछ समय दिया था, या 15 दिन ऐसा कुछ था, समय दिया कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए। तो इन्होंने क्या किया कि सीमाओं का, तो जो सारे रेडक्लिफ थे, इन्होंने माउंटबेटन से बोला कि देखिए इतने कम समय में, और मैं तो अभी नया आया हूं, मेरे को क्या पता, मेरे से ये काम नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि हमको जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना है, इसलिए करो। तो क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि जो पूर्वी, देखते हैं थोड़ा, इन्होंने क्या किया, ये क्षेत्र ले लिया, ये पाकिस्तान बना दिया, ये क्षेत्र बना दिया सीधा क्या, बांग्लादेश, ये सीमा खींच दी भारत के लिए। अब क्या था कि कई सारे इन्होंने पुलिस स्टेशन को माध्यम बनाया, जहां जहां से पुलिस स्टेशन थे इन्होंने उन क्षेत्र को आपस में जोड़ने का प्रयास किया। अब क्या हुआ कि पुलिस स्टेशन के माध्यम से वहां पे कई जो गांव थे, मान लो घर हैं कोई, तो घरों में क्या था कि आधा घर है वह चला गया पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में, और जो आधा रह गया भारत में। कोई घर है वह घर रह गया, जो किचन वगैरह है, जो रूम है वह रह गया कहां पे, भारत में, और जो आंगन है वह चला गया बांग्लादेश में। तो किसी व्यक्ति का घर कहां पे है, बांग्लादेश में, और खेत आ गया भारत में। तो कई सारी समस्याएं पैदा हो गई, इससे लोगों में काफी असमंजस। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए इन्होंने 1958 में
एक नेहरू नून समझौता हुआ, नेहरू नून समझौता, नेहरू नून समझौता। अब क्या हुआ कि जब जो अब रेडक्लिफ क्या थे, रेडक्लिफ ने जो बांग्लादेश का जो बेरुवारी था उसका नाम लिखना भूल गए कि बेरुवारी जो गांव है वह किस देश के पास होगा। तो जब नाम नहीं लिखा और पाकिस्तान को यह पता चला कि बेरुवारी का तो नाम ही नहीं है, तो जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने कहा नहीं बेरुवारी तो हमारा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं चलो ठीक है, ऐसा करो आधा तुम ले लो नेहरू ने और आधा हमें दे दो। अब देखिए जब पूरा जो है बेरुवारी वो भारत में है तो आधा आधा क्यों होना चाहिए, हालांकि होना बांग्लादेश में पाकिस्तान में चाहिए था, क्योंकि 90% जनसंख्या कहां पे थी, मुस्लिम थी वो उसकी। तो इस वजह से क्या हुआ कि आधा आधा कर लो, लेकिन इसलिए 1958 में नेहरू नून समझौता हुआ। नेहरू नून समझौता भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून के बीच, इसके तहत इन क्षेत्रों की अदला बदली की जानी थी। लेकिन 1960 में इस समझौते को चुनौती दे दी गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि कोई जो अनुच्छेद 3 है उसके तहत कैसे दिया जा सकता है, ये बात तो कहीं लिखी नहीं गई। तो इन्होंने कहा हमने समझौता कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़े, क्योंकि अनुच्छेद 2 यह कहता है कि किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है संसद। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 सिर्फ यह कहता है कि जो अनुच्छेद 3 है वह अनुच्छेद 3 के तहत केवल संसद भारत के जो राज्य हैं केवल उनमें परिवर्तन कर सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। आप उनमें उसमें कुछ भी उतल पटल करते रहो, मान लो कि ग्वालियर को रख दो तमिलनाडु में पहुंचा दो, मुंबई को मध्य प्रदेश में पहुंचा दो, यहां पे आप कुछ भी करिए, आपको पूर्ण अधिकार है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते अनुच्छेद 3 के तहत कि आप भारत के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे दें। तो यहां पे समस्या खड़ी हो गई। तो इन्होंने जो समझौता किया था यह रद्द कर दिया गया। फिर 1969 में भी एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, इसने भी कहा कि इसके लिए आप यदि आपको क्षेत्र एक्सचेंज करने हैं तो इसके लिए आप संविधान में संशोधन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो। फिर क्या हुआ, इसी समस्या को सुलझाने के लिए 2015 में क्या हुआ, 100वां संविधान संशोधन हुआ। 100वां संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन किया गया कब, 2015 में। इसके तहत जो 111 क्षेत्र थे वह दिए गए भारत के बांग्लादेश को, जो 51 क्षेत्र थे वह मिले भारत को। किसे मिले, भारत को मिले। तो कभी कभी चीजें तभी कर लेनी चाहिए, अगर संविधान संशोधन तब हो जाता, लेकिन मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया, इसको एक अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट माना। क्यों माना, क्योंकि जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश से रिलेटेड या क्षेत्र थे, तो वहां से क्या है लगातार, जैसे असम, मणिपुर, मिजोरम वगैरह, इनमें जो बांग्लादेश के अवैध प्रवासी थे वह निरंतर आते रहते थे, इसलिए इसको बंद कर दिया गया, अब बॉर्डर को सील कर दिया गया। इसके बाद अब जैसे हम देखते हैं कि J&K है, अनुच्छेद 3 के तहत ही इसका गठन किया गया था। तो आप देखते होंगे कि वर्तमान में कितने हैं, 28 + 8। तो J&K का गठन किया गया। J&K की तरह याद रखिए, आप समझते होंगे कि जो अनुच्छेद 370 है इसको डिलीट कर दिया गया है।
इसको डिलीट नहीं किया गया है, डिलीट नहीं किया गया है इसको केवल निष्क्रिय किया गया है, निष्क्रिय, इनऑपरेटिव कर दिया गया है केवल इसको। क्यों? क्योंकि जो अगर इसको हटाते 370 को, संसद हटाती, तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता, और संविधान संशोधन करते तो संविधान संशोधन हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि विपक्ष इस पे हंगामा खड़ा कर देता। इतने जितने संविधान संशोधन के लिए आवश्यकता होती है उतने शायद जो बहुमत है उतना बहुमत सरकार प्राप्त नहीं कर पाती। इस वजह से सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकलवाया और उसी के तहत इसको निष्क्रिय कर दिया। 35A जो वहां पे बसने के लिए एक विशेष प्रकार की स्वतंत्रता देता था, इसको भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के द्वारा इसको भी निष्क्रिय बना दिया गया। और इसी के तहत फिर एक विधेयक लाए सामान्य, इसके तहत जो जम्मू कश्मीर था, J&K और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, J&K और लद्दाख। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 4 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि जो 2 और 3 के तहत जो राज्यों का गठन होगा वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि यह समस्त प्रक्रिया साधारण विधायी प्रक्रिया के तहत होगी, साधारण बहुमत के तहत होगी, यानी कि 50% के साथ। ठीक है, राष्ट्रपति है, इसमें कुछ साइलेंट चीजें, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए क्या है, सहमति देने के लिए इस पर बाध्य है, राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए बाध्य होगा। और संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर का मामला था तो उन्होंने संविधान संशोधन नहीं किया और उसको केवल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के द्वारा उसको 370 को निरस्त कर दिया, केवल हटाया नहीं, उसको डिलीट नहीं किया, बल्कि निष्क्रिय कर दिया गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है, कल हम दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।